क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण है। देखो, सूक्ष्म और स्थूल दो चीजें होती हैं, एक होता है सूक्ष्म, एक होता है स्थूल। ठीक है, तो सूक्ष्म में क्या होता है कि छोटे छोटे काम किए जाते हैं, जैसे शरीर के उंगलियों से काम किया जाता है। स्थूल में क्या होता है कि शरीर के पैर, ठीक है, हाथ या पूरे शरीर से जो काम करा जाता है उसको स्थूल बोला जाता है। तो जो भी हाथ और पैर से बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि दौड़ना हुआ, ठीक है, चलना हुआ, कूदना हुआ, ये सब पैर से काम किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब भी लिखने की बात आएगी, फिंगर से, उंगलियों से लिखा जाता है, तो ये क्या हुआ, छोटा कार्य हुआ। तो इसका छोटा कौशल हुआ। ठीक है, लिख करके बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर सूक्ष्म कौशल जो होता है, जो छोटे अंगों से किया जाता है, जैसे कि उंगलियों से किया जाता है, बाकी जो स्थूल होता है वो हाथ पैरों से किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आंसर नंबर जो हो जाएगा थर्ड राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। अब देखिए, मध्य बाल्यावस्था को समझने से पहले पहले बाल्यावस्था को समझ लीजिए। पहले तो बाल्यावस्था है कि पहले पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, जिसका एज होता है 2 से लेकर के 6 वर्ष। फिर होता है मध्य बाल्यावस्था, जिसकी एज होती है 6 से लेकर के 9 वर्ष, जिसको हम लोग संचय काल भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था, जिसकी एज होती है 9 से लेकर के 12 वर्ष, जिसको हम लोग परिपाक काल भी कहते हैं। इसको याद रखेंगे। अब 6 से 9 के बीच में जो बच्चा है उसके अंदर क्या क्वालिटी विकसित होती है, उस चीज के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है। दे दिया मध्य बाल्यावस्था मतलब कि एज 6 से 9। अब इसमें से ढूंढो कौन सी क्वालिटी 6 से 9 वाले बच्चे में होती है। अब एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के द्वारा। तो अब देखो, सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना, तो 6 से 9 का बच्चा नकल करता है क्या? नकल करके शुरू करता है। ये देखो, नकल करना तो अलग बात है, स्कूल में नकल करे, तुमने पढ़ाई करी, हमने नहीं करी, नकल कर लेते, लेकिन नकल करना शुरू करता है। मतलब कि जो ये एज है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि काल्पनिक खेल का जो स्टार्टिंग है ना, वो शैशवावस्था में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, शैशवावस्था में, और वो भी शैशवावस्था में शुरुआती 0 से लेकर के 2 वर्ष, जिसमें शैशव काल कहा जाता है, उसमें स्टार्ट हो जाता है। बच्चा नकल करना शुरू कर देता है माँ बाप को देख करके। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये 0 से लेकर के 2 वर्ष की अवस्थाओं में कल्पनाओं के द्वारा चीजें होती हैं। अब देखिए, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ को समझने की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत कि 6 से 9 में कुछ नियम बन जाते हैं जिसपे तर्क करते हैं बच्चे, माता पिता से तर्क करने लगते हैं, बड़े भाई से तर्क करते हैं, छोटे भाई से भी तर्क कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। तो देखो, परिकल्पना मतलब आप समझ रहे हो ना, परिकल्पना मतलब कि क्या होता है, सोचना, रीजनिंग टाइप की क्वेश्चंस जो हैं उसको कर सकता है, किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच सकता है और जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। 6 से 9 का बच्चा कहीं भी आप देखोगे प्रोजेक्ट नहीं बना सकता, किसी तरीके की जटिल योजना नहीं बना सकता। ये तो खेलने कूदने की अवस्था है, इसमें कहाँ उतनी चीजों को समझ पाएंगे बच्चे। तो ये वाला तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, संभावित कारणों का पता लगा ही नहीं पाएंगे 6 से 9 के बच्चे। बस ये है कि कुछ नियमों के अर्थ को समझ जाते हैं वो, और वो विकसित कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि शाम हो गई, 6 बज गए, 7 बज गए, घर के अंदर आ जाने हैं, नहीं तो पापा मारेंगे। ठीक है, इस तरीके की डेवलपमेंट आ जाती है। क्यों? क्योंकि नैतिक विकास की अवस्था जो होती है 4 से 10 की अवस्था होती है। अब देखोगे, जब 4 से 10 की अवस्था होती है, इसी के बीच में तो डेवलपमेंट आज्ञा और दंड की अवस्था होती है, नैतिकता का। ठीक है, इसी में तो अहंकार की अवस्था होती है, जैसे को तैसा। तो ये नियम कहीं ना कहीं उन्हीं नियमों से मेल खाता है, और आप देखोगे कि कुछ नियमों की समझ इनको विकसित हो जाती है कि समाज के अंदर जो नियम है उसको फॉलो करने होते हैं, दंड और पुरस्कार, दंड और आज्ञा के लिए। ठीक है, तो इसलिए नियम जो है 6 से 9 में विकसित हो जाते हैं, समाज के नियमों की विकसित हो जाती है, और तर्क कर सकता है, छोटा मोटा तर्क जो होता है माँ बाप से कर सकता है। अब देखो, एक बच्चा जो है अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू करता है, ऐसा गलत है। स्थूल कौशल दिखाना शुरू करता है और अन्य वस्तुओं को पकड़ना शुरू करता है, तो ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात है, ये बहुत पहले ही बच्चा सीख चुका होता है। स्थूल कौशल तो दिखाना तभी शुरू कर देता है बच्चा जब वो जन्म के बाद, जैसे कि 5 महीने 6 महीने का हो जाता है, तो बच्चा जब है हाथों के सहारे माओ बन करके, बिल्ली बन करके चलने लगता है वो। ठीक है, तो वो किसका सहारा लेता है? वो हाथ का सहारा लेता है, उंगलियों का नहीं। उसके बाद पेंसिल पकड़ना सूक्ष्म कौशल होता है। तो वो सारी चीजें तो वो पहले ही कर चुका है ना, तो इसकी जरूरत ही नहीं है कि वो जाकर के आपका 6 से 9 की अवस्था में जाए, वो तो पूरे बाल अवस्था में कर ही चुका है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए, राइट आंसर है आंसर नंबर 2। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, आंसर नंबर जो 2 होगा राइट आंसर। चलिए, एक और बहुत अच्छा प्रश्न है कि यहाँ पर फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की कौन सी संस्था के रूप में और कौन सी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं? तो फिल्म विज्ञापन क्या है? मीडिया है भैया। फिल्म तो स्कूल में दिखाया नहीं जा सकता। मीडिया है, और मीडिया क्या है? प्राथमिक द्वितीयक है, तो मीडिया जो है द्वितीयक है।
प्राथमिक कौन है? प्राथमिक जिसको हम प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी कौन है? ये आपकी फैमिली है, ठीक है। और जो सेकेंडरी है वो कौन है? सेकेंडरी कौन है? सेकेंडरी जो है आपकी मीडिया हो गई, स्कूल हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके सेकेंडरी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकेंड है, मीडिया है सेकेंड में। चलिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता होती है? अब पियाजे साहब के बारे में, पूर्व संक्रियात्मक आपको याद आ जाएगा, पियाजे जिसको हम लोग प्री ऑपरेशनल बोलते हैं, जिसकी एज जो होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष होती है। अब इसके अंदर क्या चीजें होती हैं उसको देखिएगा। अब 2 से लेकर के 7 साल तक का बच्चा जो है वो अमूर्त सोच सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सोच सकता। इनके हम एक जीन पियाजे की जो चीजें हैं उसको भी लिख देते हैं, जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे इंग्लिश में पियाजेट होता है। अब देखो 0 से 2 अवस्था होती है जिसको हम लोग सेंसरी मोटर कहते हैं, 2 से 7 होती है जिसको प्री ऑपरेशनल कहते हैं, 7 से 11 होता है जिसको हम लोग कंक्रीट कहते हैं, जिसको हम लोग मूर्त बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। 11 से 15 में जो होता है उसको फॉर्मल बोलते हैं, जिसको अमूर्त बोलते हैं, जो नहीं दिखता है वो भी यहाँ पर बिकता है। अवस्था किशोरा वाली अवस्था है, ठीक है, अमूर्त, सपनों में खोने वाले बच्चे। अब यहाँ पर देखो एज है पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर के 7 वर्ष। तो 2 से लेकर के 7 वर्ष में ये अमूर्त सोच कर सकता है क्या? 11 से 15 वाला नहीं कर सकता ना, तो इसको तो हम पहले काट देते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार केंद्रित करना, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, लक्ष्य की तरफ निर्देशित करने वाले व्यवहार की क्षमता, ये थोड़ी बहुत होती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो होता है ना शैशवावस्था में देखने को मिल जाता है, शैशवावस्था में देखने को मिलता है। कौन सी एज होती है शैशवावस्था में? 0 से लेकर के 5 वर्ष। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की तो अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था होती है, तो ये आप पूर्व संक्रियात्मक में क्यों बता रहे हो? तो दोस्तों 0 से लेकर के 5 वर्ष आपकी शैशवावस्था है, लेकिन 2 से लेकर के 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक है। आप समझ रहे हो ना? तो 2, 3, 4, 5 ये कुल मिला जुला करके 3-4 साल तो इसमें है ना पूर्व संक्रियात्मक में। इसलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में लक्ष्य केंद्रित को लेकर के, जैसे कि दीपक है, दीपक को देख करके, जैसे कि दीपक कैसे बना है, ये दीपक है, ठीक है, ये दीपक है, ठीक है, लौ जल रहा है ये। अब इसको देख करके बच्चा सोचता है ना, रुक जाओ एक बार दोबारा से ठीक से बनाता हूं यार। चलो ये देखो, ये है दीपक, ठीक है, ये है दीपक, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर है, अब बच्चे ने देखा कि वाह ये देखो, ये पता नहीं क्या जल रहा है। अब देखो शैशवावस्था जो होता है ना वो होता है, शैशवावस्था जो होता है वो होता है 0 से लेकर के 5 वर्ष। और पूर्व ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष। अब देखो 0 से 5 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कॉमन है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, शैशवावस्था का जो बच्चा होता है ना वो दीपक की तरफ जाता है, छूता है तो उसे लगता है अरे हाँ ये तो छूने से कहीं ना कहीं जलन होती है, हाथ जल जाते हैं, तो इसको नहीं जाना है। लेकिन कुछ नई चीज देखेगा तो उसकी तरफ जाता है, ठीक है। तो ये स्टेज जो होती है ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी होती है, तो इसको याद रखेंगे। ये वाला तो राइट आंसर हो गया, ये तो गलत था। आगे भी देख लेते हैं। दूसरों का नजरिया लेने की क्षमता भाई इसमें नहीं होती, 2 से 7 में दूसरों का नजरिया लेने की क्षमता नहीं होती है, याद रखना। दूसरे के नजरिया आप ले सकते हैं, जैसे गांधी जी जो करते थे आप उसको फॉलो करें जीवन में तो हो सकता है आपको कामयाबी मिले, ठीक है। लेकिन 2 से 7 वर्ष के बच्चे किसी की नजरिया को फॉलो नहीं करते, मतलब कि किसी के आइडल नहीं बनते। शाहरुख खान ने किस तरीके से बाल रखे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सभी चीजों से। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की, मतलब कि यहाँ पर देखो परिकल्पना करना, सोचने की ऐसी क्षमता जो कि भाई किशोरावस्था के बच्चे सोचते हैं। पहले नियमों को जानना, फिर उदाहरण को जानना, इस तरीके के नियम के बारे में कोई बात नहीं करता है। ये बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखो खेलने कूदने पर विश्वास करते हैं और कुछ चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अपने अंदर कुछ नियमों को एडॉप्ट करने की क्षमता हो, ठीक है, कुछ चीजें और सीखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक, जो कि जीवन में आगे इनके काम आने वाली है। लेकिन इतने बड़े बड़े काम नहीं कर सकते जैसे कि ऑप्शन में दिखाया जा रहा है। आंसर नंबर होगा सेकेंड राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का कैसा होना जरूरी है? तो शिक्षक के गतिशील होना इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है, और लचीला भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बार बार बोला बहुत आसान सा प्रश्न है कि शिक्षक का जो पियाजे के अनुसार शिक्षक जो होना चाहिए गतिशील होना चाहिए। गतिशील कहने का मतलब क्या है कि वो चीजों को सिस्टम से कंसिस्टेंसी से चीजों को पढ़ाए, कंसिस्टेंसी से चीजों को पढ़ाए, और वो
एक धारा प्रवाह अपने कंटेंट को अपडेट करते रहे। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है तो देख लेना, ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ, बट मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पे व्यूज भी नहीं आते बट मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है वो मेरा काम करना है, तो मैं गतिशील होकर के डेली बेसिस पे करता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि लचीला एकदम प्रोग्राम होता है, कहने का मतलब है कि ऐसे कंटेंट को प्रोवाइड करूं जो बच्चे सीख सकें। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से अप्रोच होना चाहिए, ताकि हो सकता है ये क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए इस वीडियो में, तो अगले वीडियो में क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप देख करके सीख सकते हो। तो एक लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा है जो आपके समझाने से ना समझे, तो हो सकता है किसी कविता के माध्यम से समझ जाए, किसी चुटकुला के माध्यम से समझ जाए, किसी एक्टिविटी के माध्यम से समझ जाए। इतना लचीलापन तो होना चाहिए ना, आप अलग अलग एक्टिविटी कर सके। तो मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियो के फॉर्मेट में आपको बहुत सारी चीजें को प्रोवाइड करता हूं। तो कंसिस्टेंस होना जरूरी है, गतिशील होना चाहिए, मतलब डेली बेसिस पे रुकना नहीं चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब वही चीज है, और लचीलापन मतलब कि उसके अंदर होना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से चीजों को सिखाए बच्चों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन वाइगोत्स्की के अनुसार देख लेते हैं। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। वाइगोत्स्की ने यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि पहले भाषा का विकास होता है, फिर बच्चे के अंदर संज्ञान या ज्ञान आता है, और बच्चे जो है अंतः क्रिया से सीखते हैं। ठीक है, इन्होंने इस चीज के बारे में बताई थी कि अंतः क्रिया से बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की पहले भाषा को लेकर के हैं। और पियाजे क्या कहते हैं, मैंने बार बार बोला है और मैं बार बार बोलता भी रहूंगा। पियाजे क्या कहते हैं, पहले ज्ञान आता है फिर उसके बाद आता है भाषा। ठीक है, तो पियाजे कहते हैं पहले ज्ञान आता है फिर भाषा आता है, और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले भाषा आता है फिर ज्ञान आता है। तो अब देख लीजिए लेकिन आता जरूर है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं नहीं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। पहले भाषा आएगा तो ज्ञान आ जाएगा, तो जुड़े हैं ना एक दूसरे से। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करती है। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करती है, मतलब कि ये डायरेक्टर है संज्ञानात्मक विकास। कितना अच्छा प्रश्न है, देखो आंसर कितने अच्छे अच्छे हैं, ऑप्शन कितने अच्छे अच्छे हैं। तो संज्ञानात्मक विकास जब देखोगे तो ये भाषा को निर्देशित करती है। किसने कहा था, पियाजे ने कहा था। ठीक है, पियाजे ने कहा था कि पहले ज्ञान आएगा फिर भाषा आएगी। तो ज्ञान आ जाएगा तो भाषा को बोला जाएगा बेटा अब तुम सीखना स्टार्ट करो भाषा। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा जो है ना संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। कहने का मतलब है कि अगर आप इंग्लिश जानते हो, ठीक है, इंग्लिश में कोई मूवी देख रहे हो, तो आप चीजों को समझ पाओगे ना। तो सिंपल सी बात है, भाषा जब आती है तो आपको चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे कि आप इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, इंटरव्यू देने जाते हो और आपको इंग्लिश आती है, तो आपका जो कन्वर्सेशन है वहां पर, जो इंटरव्यू है, वो बिल्कुल आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपका दिमाग जो है ना, किसी तरीके से आप कोई भाषा अगर जानते हैं तो आपका दिमाग जो है ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगता है और आप कॉन्फिडेंस फील करने लगते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास संबंधित नहीं है, ये सरासर गलत है। तो तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। देखते हैं क्या आंसर है, आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्त, लाइक भी कर सकते हो, इच्छा आपकी है, गुरुदक्षिणा देना चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। तो कौन से ऐसे कारक हैं जो सुगम बनाते हैं भैया, तो सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन, पुरस्कार, ये कौन से हैं। तो देखो पुरस्कार और संतुलन तो है नहीं, इन दोनों में से आप देखोगे तो कौन सा सही है, तो दोनों सही है भाई, आंसर नंबर फर्स्ट, दोनों ही सही है ना। क्योंकि सांस्कृतिक उपकरण मतलब कि क्या होता है, सांस्कृतिक उपकरण मतलब कि आपके समाज में जो भी ऐसी चीजें हैं, जो भी ऐसे तत्व हैं जो आपको सामाजिक बनने में मदद करते हैं, जैसे आपके रिलेशनशिप, आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं भाषा, आपके वहां पर कल्चर, सोसाइटी, ये सारी चीजें हैं, ये सब आपके उपकरण है संस्कृति की। और दूसरी चीज है समाज के द्वारा आप एक दूसरे का संपर्क जो है ये भी आपको सिखाता है। जैसे कि आप हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई यहाँ पर पारसी है, कोई भी हो, उन सभी लोगों से आप जब संपर्क बनाते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं और चीजों को आसान बनाया जाता है। जैसे YouTube पर आपका सीखना आसान कैसे है, तमाम तरीके की YouTube चैनल है, कोई एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में नहीं आया तो वहां जाकर के आप उस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो एक सामाजिक संपर्क हुआ जिसमें आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कहीं भी जाकर के आसानी से सीख सकते हैं। इसी को तो बोला जाता है वाइगोत्स्की के हिसाब से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट। चीजें समझ में आ रही हैं, आ रही होंगी, मजा आएगा, धीरे धीरे और मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, पूरी तरीके से शिक्षक पर निर्भर है, और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, ये मैंने बहुत पहले भी करा रखा है आप लोगों को। अच्छा प्रश्न है कि बाल केंद्रित कक्षा है, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप देखते जाओ 300 क्वेश्चंस में ना
बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्मों द्वारा होता है, ये तो मुझे नहीं लग रहा है यार। उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्मों द्वारा होता है। बाल केंद्रित कक्षा में बालक जो है केंद्र में होता है, तो उद्दीपन प्रतिक्रिया ये सब चीजें नहीं है। उद्दीपन मतलब समझते हो, जैसे कि कोई ऐसा चीज जिसको देख करके बच्चा उद्दीपित हो जाए और उसके प्रतिक्रिया करने लगे, ठीक है, तो ऐसा बाल केंद्रित कक्षा में तो नहीं होता है। पुरस्कार और दंड के द्वारा, अरे वाह, ये तो पहले हुआ करता था, अब नहीं, ये टीचर केंद्रित हो गया ना। ये भी टीचर अगर मान लो उसको, टीचर ने मान लो उसको पुरस्कार दे दिया, अब ये जैसे मान के चलो ये पुरस्कार है, ठीक है, टीचर ने उसको पुरस्कार दे दिया फलाना हाई स्कूल, ठीक है, टीचर ने उसको पुरस्कार दे दिया। अब बच्चे ने पुरस्कार देखा, अब उसकी तरफ प्रतिक्रिया करने लगा, तो ये सारा खेल कौन करा रहा है? ये करा रहा है टीचर, ठीक है, बाहरी मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन दे रहा है उसको, ठीक है। अब पुरस्कार और दंड, ये भी वही वाली चीज हो गई, पुरस्कार दे दिया मतलब कि उद्दीपक दे दिया, ठीक है, और उसके प्रति बच्चा प्रतिक्रिया करेगा, ये भी नहीं हो सकता। शिक्षक और छात्रों के द्वारा सह निर्मित है, बिल्कुल फैक्ट है। बच्चा जो चाहता है उसको, बच्चे को उस तरीके से ट्रीट करें जो बच्चा चाहता है। तो शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे द्वारा बनाए जाते हैं, छात्र भी शिक्षक के द्वारा ढल जाता है और शिक्षक भी छात्र के द्वारा ढल जाता है, वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, ठीक है। अगर मान के चलो एक छात्र को खड़ा होकर के बोलता है कि सर मुझे इस टॉपिक में ना दिक्कत आ रही है, तो टीचर बोले कि ठीक है 10 मिनट बाद मैं तुम्हें इस चीज के बारे में समझाऊंगा। अब वहां पर छात्र बोले नहीं मुझे अभी समझाओ, मैं बाल केंद्रित कक्षा में बैठा हूं ना, पहले बच्चे के डाउट को क्लियर करो, तो वो तो बाल केंद्रित कक्षा हुई नहीं ना। तो यहाँ पर इस चीज को समझना है कि दोनों का जो मिलन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दोनों एक दूसरे से द्वारा निर्मित होते हैं। अगर बच्चा जो है टीचर को समझता है, टीचर बच्चे को समझता है, और बिल्कुल बीच में जो होता है ना, टीचर नहीं होता है, बालक होता है, और बालक की समस्याओं का समाधान अगर टीचर करता है और बालक भी उस समस्या के समाधान को लेकर के उत्सुक है, उसको बोला जाता है बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम जो है अच्छा हो सकता है। पूरी तरीके से शिक्षक पर निर्भर नहीं है, छात्रों की भूमिका निष्क्रिय, ये तो नेगेटिव होता है। टैग वर्ड कराऊंगा मैं आपको, उस चीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आंसर नंबर 3 राइट आंसर होगा। टैग वर्ड कराऊंगा तो इन क्वेश्चंस को मैं दोबारा से क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लेना आप लोग, और उसके द्वारा भी बताऊंगा कि टैग वर्ड के थ्रू कैसे इन क्वेश्चंस को निकालोगे। चलिए, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की उपेक्षा करते हैं, इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? अब देखिए, डर और नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है, नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित, मतलब कि बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं फेल ना हो जाऊं, फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, पिटाई होगी, सजा मिलेगा। तो ये जो एज होती है ना, ये एज होती है आज्ञाकारिता, अधिविन्यास, ओरिएंटेशन, ये होता है आंसर नंबर फर्स्ट, ये वाला आंसर जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसके पीछे कुछ रीजन है, उस चीज को समझ लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 लेवल थे, जिसमें से 6 स्टेज थे, ठीक है, मतलब कि हर एक लेवल में 2 स्टेज थे, ठीक है। तो 3 लेवल थे, पहला था जो 4 से 10 साल, जिसको पूर्व परंपरागत, 10 से लेकर के 14 साल, और 14 से लेकर के 18 साल। अब इसमें 2 थे, एक था यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन है जो सजा एंड आज्ञाकारी, फिर उसके बाद है अहंकार की अवस्था जिसमें जैसे को तैसा, फिर दूसरा है यहाँ पर आप देखोगे तो गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्थिति, और तीसरा है आपका सोशल, ठीक है, यहाँ पर देखोगे सोशल व्यवस्था की बात हो रही है, ठीक है, तो कानूनी व्यवस्था सोशल, और यहाँ पर देखोगे व्यवस्था को क्या कह सकते हैं, सोशल व्यवस्था की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, याद नहीं आ रहा। अब दूसरा देख लेते हैं, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं और कई बार दिमाग से निकल भी जाती हैं, ठीक है। तो आप भी टीचर बनेंगे तो ऐसा नहीं सोचना है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तब टीचर बनेंगे, आप धीरे धीरे जीवन में सीखते रहेंगे और चीजों को सिखाते रहेंगे, यही है लाइफ दोस्त। कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट बन करके नहीं रहने वाला, आओगे सीखोगे सिखाओगे दुनिया से जाना है, यही सच्चाई है। और दूसरा है यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर याद रखोगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये होता है चौथा, ये होता है चौथा, और ये होता है पांचवा, ठीक है, ये होता है चौथा और ये पांचवा, ये है पहला, ये है दूसरा स्टेज, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये है यूनिवर्सल, मतलब कि सार्वभौमिक, जिसमें अपनी जान जोखिम में डाल करके दूसरों को नैतिकता दिखाना, मतलब सिखाना, ये होता है बचाना, ये होता है नैतिकता दूसरे वाले, जैसे एयरफोर्स में है, नेवी में है, आर्मी में है वो लोग। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, ये होता है नियमों में एज इट इज काम करना, और यहाँ पर होता है नियमों में बदलाव, ठीक है, इसको याद रखना।
तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी तोड़ा जा सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव हो सकता है। जैसे कि आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, 40,000 रुपये सैलरी होगी, अगले साल आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी जो 45-50 हजार हो जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव हो सकता है, लेकिन नियम क्या है कि आपको 9 से 6 की नौकरी करनी है, ये नियम है, इसको आपको फॉलो करना है। तो सामाजिक व्यवस्था 9 से 6 है, उसको फॉलो करना है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया जा सकता है, आपकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है, 40 से 50 हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होता है जब भी लगता है ऐसा कि समाज में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो जिसको बदलना चाहिए, तो वहां पर बदलाव किए जाते हैं, उसको सामाजिक अनुबंध बोला जाता है, इसको याद रखेंगे। और कानून और व्यवस्था, ये चौथा स्टेज है जिसमें कि कोई बदलाव नहीं होता, एज इट इज फॉलो किया जाता है। इस क्वेश्चन के जो आंसर थे यहाँ पर ये थे कि दूसरे के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणाम को डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो डर वाली बात जो होगी वो सजा से रिलेट होती है। आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर हावर्ड गार्डनर को लेकर के, कि हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर क्या है, सोच को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, जस्ट वेट, हाँ धारा प्रवाह, ठीक है, और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता किस बुद्धि की अंतर्गत आती है। तो चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन आप बताएंगे नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ तक तो बहुत सारे बच्चे देखते ही नहीं है कि 50वां क्वेश्चन है, चलो उसको देखते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट कोड के चक्कर में बच्चे लगे हुए हैं और कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही है। दोस्त, नौकरी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। दोस्त देखिए, हावर्ड गार्डनर ने यहाँ पर बताई थी 8 तरीके की बुद्धि, पहले 7 बताई थी, फिर 8वीं बताई, फिर 9वीं बताई। मान्य ये होता है 8वीं वाली, ठीक है। 8 बुद्धि बताई थी, जिसमें से 4 आपके पास है, मैं नंबरिंग करता जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए भाषा से तर्क किया जाता है। ठीक है, भाषा पहला हो गया और तर्क जो हो गया दूसरा हो गया, तार्किक। ठीक है, पहले एक बार मिटा देता हूं, बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा, चीजें समझ में आएंगी। पहला होता है भाषाई, दूसरा होता है तर्क। ठीक है, और तीसरा प्रकृति का स्थान, प्रकृति का स्थान, तीसरा प्रकृति और चौथा स्थान। याद हो गया? देखो कैसे याद होगा, भाषा तर्क से किया जाता, तार्किक, अंकीय। भाषाई में क्या होता है, जिसके अंदर भाषा की क्षमता होती है, जैसे लेखक हुए, कवि हुए। तर्क और अंकीय क्षमता, जिसमें कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, अकाउंटेंट हुआ। प्रकृति का स्थान, जैसे कि आप देखोगे प्राकृतिक में, जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि किसान हुआ, प्रकृति के बारे में जानते हैं। और आप देखोगे कि जंगल की पुलिस होती है, उसको सारी चीजें पता होती है। जंगल के लोग हैं, उनको पता है प्रकृति के बारे में, कौन सा पौधा कैसा है, जड़ी बूटी किस, कौन से पौधे को जड़ी बूटी कहा जाता है। स्थानीय कैसा होता है, जैसे कि स्थान के ऊपर जो इमेजिनेशन कर सके, जैसे कि यहाँ पर आर्किटेक्चर बोला जाता है उसको, जैसे कि इंजीनियर बोला जाता है। वो लोग जो होते हैं वो यहाँ पर इस चीज के बारे में बता सकते हैं। इसको स्पेशियल भी बोला जाता है, स्पेशल बुद्धि भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रकृति का स्थान जो है इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा। पांचवा होता है अंतर और अंतः। तो एक होता है अंतर, पांचवा, और छठवा ये है अंतः। ठीक है, तो अंतर होता है एक दूसरे के अंदर, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय, मतलब कि एक दूसरे से दूसरे देश में। तो अंतर व्यक्ति मतलब एक से दूसरे व्यक्ति के अंदर झांकना। जैसे नेता आपके अंदर झांकेगा, आपको पैसा चाहिए कि आपको नौकरी चाहिए, आपको राशन चाहिए, दारू चाहिए, मुर्गा चाहिए, सारी चीजें। तो वो समझ गया आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आपको दे देगा, मतलब कि उसके अंदर अंतर व्यक्तिक बुद्धि है। आप खुद को देखो कि आप कहाँ पर हो, क्या चाहिए आपको, वो होता है अंतः व्यक्तिक। एक होता है सातवां, एक होता है आठवां, मैं बता देता हूँ। सातवां होता है आपका संगीत, मतलब कि नाचना, गाना, संगीत। और उस एक होता है आपका गतिज। तो संगीत में क्या होता है, संगीत में ये होता है कि आप अच्छे गाने वाले हैं, तो संगीतीय बुद्धि है। गतिज मतलब कि पायलट हैं, डांसर हैं, अच्छा मूव कर लेते हैं बॉडी को, गतिज। तो ये 8 हैं। पहला है भाषा और तर्क, दूसरा प्रकृति का स्थान, तीसरा अंतः अंतर, और सातवां आठवां हो गया संगीत और नाचना गाना। तो नाचना गतिज और गाना संगीत में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इच्छा आपकी है दोस्त। गुरुदक्षिणा ग्रुप में मुलाकात अब 51 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। तो चलिए।